नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट पर, उसका क्या इम्पैक्ट है, बजट के क्या आंकड़े हैं, या राजकोषीय घाटा जिसने सरकार की मुसीबतें बढ़ाई हैं, मुश्किलों में इजाफा किया है। और 2020-21 के वर्ष में फाइनेंशियल ईयर में ये 9.5% हुआ। इसमें भी एक थोड़ा सा गणित है, ये असल में इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसे बहुत चालाकी से एनएसएसएफ लोन और एफसीआई का इसमें एंगल दिया है। हम उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो एक तरीके से ये जो सारी कयामत हुई है, जो बजट के अंदर जो घोषणाएं हुई हैं, उसका जो अर्थमेटिक है वो एडअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कोरोना पूर्व जो स्तर था अर्थव्यवस्था का, जो 2026 में ही पहुंच पाएगी, ऐसी आर्थिक सेहत का अनुमान लगाया है। एक रोड मैप दिया गया है, एक विजन दिया गया है। तो उस विजन का क्या है, एक तरीके से आधार पे उसका एक तरीके से हम उसको कसौटी में परखेंगे कि ये हमारे को इस तरीके से हम आगे जाएंगे। तो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की हम बात करते थे, वो तो एक सपना ही है। उसमें मैंने पहले पिछले साल एक बजट कवर किया था। उसके अनुसार उसमें हुआ ये था कि अगर हम उसमें 22 साल किस तरीके से लगेंगे, तो वो तो एक बीती बात होगी एकेडमिक डिस्कशंस के लिए। हम उसको तो एक तरफ रख दें, लेकिन 2026 तक जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो स्थिति है, वो किस तरीके से सरकार का आकलन है, सरकार का मानना है, और किस हद तक उससे अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी चुनौतियां हैं, उनसे जिस तरह के आप रोजगार ले लीजिए, जो ये बड़े बड़े जो आउटलेज हैं, इसमें जो निर्मला सीतारमण ने कहा है, जैसे फार्मिंग के लिए सब्सिडीज है, डिमांड स्टिमुलस है, एक्सपेंडिचर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये सारी जो तमाम बातें हैं, ये किस तरीके से एडअप हो रही हैं। हम बजट्स के आंकड़ों में बात करेंगे। हमारे पास कम से कम 10 से 12 चार्ट्स होंगे। हम उनका ट्रेंड भी देखेंगे और उनके उनके बारे में जो है हम आपसे तफसील से बात करेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं। इसके बाद जो जो बुनियादी बात है ये है कि 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा जो है, जो जीडीपी के ये करीब करीब 4.5% से नीचे लाने का प्रस्ताव, मैं फिर से कहता हूँ ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव मौजूदा इसके 5 स्टेज जो थी बजट की, वो हमने पहले कवर की हुई हैं। तो मौजूदा वित्त वर्ष के बाकी 2 महीनों में ये 80,000 करोड़ का कर्ज लेने की योजना है। तो ये बहुत एम्बिशियस है। और 80,000 का जो है एक तरीके से ये कर्जा लेने की, इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो आर्थिक दबाव के बीच जो ये सब राजकोषीय घाटा की चिंता जो है, इसके इसकी चिंता किए बिना खर्च बढ़ाने के साथ मांग में सुधार पर जोर दिया गया है। ये बिल्कुल साफ देखा जा सकता है बजट के अंदर। और जिस तरीके से गिरावट, और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने 2021-22 के लिए विकास दर जो है 11.5% रहने की एक तरीके से उनका अनुमान है ये। तो जो महामारी के हालात में मुश्किल दर ही सही, लेकिन ये किस तरीके से होगा। तो राज्य कोषीय घाटा ने सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ा दी हैं। तो इस लेक्चर के जो हम बुनियादी चीजों पर बात करेंगे, हम उसको मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। ये 2 पार्ट में करेंगे हम फिस्कल डेफिसिट को पूरा का पूरा। इसमें हम सबसे पहले जो देखेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो इसमें बुनियादी बात करेंगे, हम इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, एक बैकड्रॉप में थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डेटा में बताता क्या है, और उसके बाद जो हाइलाइट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उसकी क्या है, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटा की हम डिटेल से बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट की प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, जो उसमें अमेंडमेंट्स की बात की गई है वित्त मंत्री के द्वारा। और फाइनेंशियल ईयर 26 में क्या हालात रहने वाले हैं, किस तरीके से फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़ेगा मामला। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है, हम उस पर बात करेंगे। और जो इकोनॉमिक सर्वे के जो ऑब्जर्वेशन हैं, हम उस पर बात करेंगे। और 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इस संदर्भ में हम उस पर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे, चार्ट से बात करेंगे, हम ट्रेंड देखेंगे। इसके बाद जो डायनामिक्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट है, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बैकड्रॉप्स में क्या होगा। इसके बाद हम फिजिकल एक्सपेंशन और सेंटर्स की जो बोरोइंग है, इसको हम 2 फेजेस में करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सेंटर की बोरोइंग्स का प्लान क्या है, किस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहती है सेंटर। और उस सब के बाद हम जो है कि गवर्नमेंट का जो फिजिकल रोड मैप है, उसमें जो सबसे जो बुनियादी बात है, उसमें जो 2 वाइटल स्ट्रेटजीज के तौर पर है, हम उन वाइटल स्ट्रेटजीज का आकलन करेंगे। उसको देखेंगे कि किस तरफ वो हमें ले जाते हैं, हमारी इकोनॉमी को किस तरफ ले जाते हैं। और उसके बाद हम नॉमिनल जीडीपी पे बात करेंगे। और उसके साथ जो ट्रायो है, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट का, ये जो ट्रिनिटी बन गई है एक तरीके से, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और ये संभल पाएगा या नहीं। जितना ओवर सिंप्लीफिकेशन जो बजट के अंदर किया गया है, क्या ये असल चुनौतियों से जो हमारे पास आने वाली है, रोजगार के संदर्भ में हो, डिमांड के संदर्भ में हो,
और जिस तरीके से घाटा बढ़ेगा उसके जो एक सेंटिमेंट जाएगा जो रेटिंग्स को लेकर के हम उस पर बात करेंगे। और जो इसका सीधा सीधा जो इसका असर पड़ता है वो ये पड़ेगा कि आपका जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर इसका क्या इंप्रेशन जाएगा। इसके बाद टैक्स और रेवेन्यू की जो है हम उसमें मैट्रिक्स देखेंगे, डेटा के साथ देखेंगे और डेटा को बहुत बारीक तरीके से उसका एनालिसिस करेंगे। और इसके बाद जो बजट को लेकर के हम बात करेंगे, बजट और इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इसके एनालिसिस पे बात करेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कैपेक्स जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ये इसकी प्रेजेंट बजट के अंदर इसका क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से मैनेज होगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि कैपेक्स का और रेवेन्यू का हम अलग से एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे, उसमें क्या बहुत सारे आंकड़े लगेंगे। तो इसमें मैंने फिस्कल डेफिसिट को फोकस किया है। इसके बाद हम डेटा एनालिसिस करेंगे, टैक्स शेयरिंग जो स्टेट्स के साथ है उसके मद्देनजर क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से सारी वो चुनौतियों से निपटा जाएगा, उसके लिए जो मैप है। और फिर हम वापस आएंगे उसी बुनियादी मुद्दे पर कि किस तरीके से आंकड़ों में जो एक तरीके से 9.5 का जो आंकड़ा ये किस तरीके से आया है। तो एनएसएसएफ के और एफसीआई का जो मैट्रिक्स है, जो इनका एक तरीके से लोन का है, वो क्या एक तरीके से क्या हमें संदेश दे रहा है, या किस तरीके से वो उसने जो आंकड़ा था उसने किस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा दिया है। क्योंकि इससे ये प्रेजेंटेशन जा रहा है, निर्मला सीतारमण ने बार बार कहा है फाइनेंस वित्त मंत्री ने कि किस तरीके से उन्होंने स्पेंड किया जो 20 लाख के प्रोजेक्ट थे, लेकिन कर्ज के तौर पर जो किया है, तो उसका क्या आधार है, हम उस पर बात करेंगे। और सेंटर की जो बोरोइंग्स है उसका क्या इम्पैक्ट एनालिसिस होगा, हम उस पर तफसील से बात करेंगे। इसके बाद जो हम जाएंगे एफआरबीएम के अंदर जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है, क्योंकि उसके बिना की ये नहीं होगा, और उसके लिए इन्होंने कहा भी है कि ये इसको प्रपोज करेंगी। और उसके बाद जो एनालिसिस करेंगे हम इसका एनके सिंह कमेटी का फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर, जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट को लेकर के सारी तमाम बातें होंगी, चार्ट्स के साथ होंगी। इसमें डेटा चले मैं आपको बताता चलूँ। इसके बाद जो अगली जो बुनियादी चीज है इसमें जो हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं, मैं उसका भी आपको बता चलूं कि फिस्कल डेफिसिट का जो अगला जो सीरीज बनेगा हमारा, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसमें हम जाहिर सी बात है कि ओवरव्यू फिर से देखेंगे बजट का, फिस्कल डेफिसिट का और इकोनॉमिक ग्रोथ का, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। इसके साथ हम सब्सिडी का और एफसीआई के इफेक्ट का उसका डेटा एनालिसिस देखेंगे। मैं इसको प्रोपोर्शन इसका मॉडल बनाएंगे हम इसको एक तरीके से, इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे हम इसका। और इसके बाद फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स के बारे में हम डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। और इसके बाद हम ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर किस तरीके से हुआ है, फिर स्पेंडिंग टारगेट्स क्या हैं सरकार के, किस तरीके से ग्रोथ रेट इस पर डिपेंड करेगा। और खास तौर पे नॉन टैक्स के जो प्रोसीड्स हैं, डाइवेस्टमेंट्स की जो बात करी जाए, जो विनिवेश की जो बात की जा रही है, बहुत बढ़ चढ़कर पिछले साल बहुत मायूसी हुई थी एक तरीके से, लेकिन क्या ये सही है या नहीं है, क्या की सेक्टर्स को बेचा जाना चाहिए नहीं, उसी एक अलग डिबेट है, लेकिन हम यहाँ पर आंकड़ों के हवाले से बात करेंगे। इसके बाद जो बुनियादी चीज आती है, सबका बॉटम लाइन, वो एक रोड मैप को लेकर के आएगी कि सरकार के पास जो रोड मैप है आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाने का, या आर्थिक स्थिरता देने का, या खाली सर्वाइवल की बात हो रही है, या किसी तरीके से हम 2025-26 पे चले जाएं, उस रोड मैप का हम पॉलिसी एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम फैक्टर जो है, जो फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ जो सरकार बढ़ना चाहती है उसको लेकर के, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ गई है सरकार, बिल्कुल खुले तरीके से, एक तरीके से रैम्पेज है ये, और उसको इम्प्लीकेशन क्या है फिस्कल एक्टिवेशन का, हम उस पर बात करेंगे। और एनालिसिस करेंगे हम स्पेंडिंग का, कैपेक्स को लेके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेके, और बजट की जो इम्प्लीकेशंस हैं उस पर जो रेटिंग्स होंगी हम उस पर बात करेंगे। और जो इसमें सबसे बुनियादी चीज है वो ये आएगी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की जो एक तरीके से कंपैरिजन या डिबेट कह लीजिए, अब हम किस तरफ से जाना चाहते हैं। जिस तरीके से आरबीआई कुछ भी करता है, आरबीआई की एक रिपोर्ट भी आई है, जिस तरीके से उन्होंने चेंज नहीं किया, हम उस पर भी अलग से फीचर बना लेंगे। लेकिन फिस्कल पॉलिसी को लेकर यहाँ पर हमारे लिए अर्थव्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, और आरबीआई के लिए क्या चैलेंजेस हैं, फिर हम इस सबको सम अप करेंगे। लेकिन ये सब हम दूसरे पार्ट में करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन से चार्ट्स हम इसको करने वाले हैं, उन चार्ट्स का हवाला देख करके फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, हम इस पर ट्रेंड देखेंगे उसका। इसके बाद हम फिस्कल डेफिसिट की, आपने देख रही है चार्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिस्कल डेफिशिएंट जो है आपका जीडीपी का परसेंट है, उसका भी एक ट्रेंड लाइन हम देखेंगे। इसके बाद हम जो है रोड मैप पे हम जाएंगे, किस तरीके से बजटरी एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स की हम इसमें बात करेंगे। और इसके बाद जो है फिस्कल एक्सपेंशन का जो रूल्स ऑन है, किस तरीके से साइज ऑफ द बजट है, जीडीपी का है, और इसमें जो लीनियर साइज ऑफ द बजट जा रहा है, हम इस पर सारी तमाम बातें करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि राइज इन रेवेन्यूज किस किस तरीके से हुआ है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्लाइट एक्सपेंडिचर के अंदर हुआ है, कि जैसे 34.8 की यहाँ पे लाख करोड़ की बात की जा रही है, 34.5, तो इसमें देखिए बुनियादी थोड़ा सा ही फर्क है। हम इसमें आंकड़ों की डिटेल से बात करेंगे। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट्स की, हम जैसे मैंने जिक्र किया था कि बहुत से
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका। और फिर किस तरीके से एक तरीके से गिरावट देखी गई है फिस्कल डेफिसिट के अंदर नहीं है कि हम इसको भी देखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो टैक्स डिवोल्यूशन जो स्टेट्स का है जो सेंटर के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो जिसमें फिस्कल एक्टिविज्म की जो बात कर रहा हूँ, तो ये तमाम बातें इन सबको हम करते हुए इसी लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। हम इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो इसके सबसे पंच लाइन बनेगी जो वो ये बन रही है आपकी कि 5 वर्ष के बाद काबू हो पाएगा राजकोषीय डाटा। जो इसका घाटा है एक तरीके से ये 5 वर्ष के बाद काबू में आएगा। तो इसकी जो स्थिति है, जैसे कोरोना काल के पहले 2-3 महीनों में ये बात सामने आ गई थी कि राजकोषीय मोर्चे पर भारत की सरकार के सामने भारी चुनौतियां सामना करने जा रही है। और तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं आपको बताता चलो, फरवरी 2020 में 3.5 था, या तो इसके बाद से ये तकरीबन बढ़ता गया और ये 9.5 का स्तर को छू गया, जो ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। तो जब पेश किया गया तो किस तरीके से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो सरकार ने राजकोषीय घाटा जो है ये 21-22 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए इन्होंने 6.8 पर आने की, और वर्ष जो है 25-26 तक ये 4.5 तक लाने की बात ये कर रहे हैं। तो इसका जो असर पड़ेगा, लेकिन इस पे ये बिल्कुल साफ है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी को लेकर के। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो ये होगा कि कुछ वर्षों में बाजार से सरकार ज्यादा उधारी लेती रहेगी, जिसका जो असर होगा वो इंटरेस्ट रेट पे पड़ेगा। तो उसको ले अभी ये भले ही इंटरेस्ट चेंज कर जाए आरबीआई, लेकिन ये है कि सरकार अगर बाजार से बोरो करती चलेगी, क्योंकि बोरोइंग ही उसको लग रहा है। और उसके बाद जो होगा अगर टैक्सेस पे जाएगी फिर, क्योंकि 3 ही तरीके होते हैं, या तो डेफिसिट फाइनेंसिंग चली जाए, या तो करेंसी प्रिंट कर ले, या लोन डेप्ट ले, उधार ले ले, और या फिर जो है आपका क्या बोलते हैं उससे ये टैक्सेस लगा दे। तो ये अनपॉपुलर होते हैं, लेकिन फिलहाल ये दो शुरू में जाएंगे, लेकिन मोर और लेस कमोवेश दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं इसी तरीके से काम करती हैं। और ये थोड़े अनपॉपुलर मेथड्स होते हैं टैक्सेशन का, और लेकिन इसके जो खतरे होंगे वो हमेशा अर्थव्यवस्था के ऊपर बने रहेंगे। तो किस तरीके से जो है आगे जो है किस तरीके से विकास के बारे में उससे डायरेक्ट कोरिलेशन इसका हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें होंगी इसके तहत जो है सरकार जो है अगले 2 महीनों के दौरान जो है वो 80,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी करने का मन बिल्कुल बना चुकी है, जो इसके बचे 2 महीने हैं। तो इसके बाद जो है कि क्या होता है ये राजकोषीय घाटे का जो असर होता है, अगर हम इसको बिल्कुल ओवर सिंप्लीफाई कर जाएं या बिल्कुल इसको आसान से कहें, तो इसका जो सीधे तौर पर जो होगा देश की ब्याज दरों पर पड़ने वाला जो एक तरीके से कारक सिद्ध होगा। और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जिसमें विदेशी निवेशकों को भी ये एक तरीके से नागवार गुजरता है उनको। लेकिन जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि खर्चे की गुणवत्ता का जिक्र बार बार किया है, संभवतः उसको बैलेंस करने का उन्होंने एटलीस्ट एक ओवर सिंप्लीफिकेशन व्यू तो दिया ही है। तो ये 34.83 लाख करोड़ का जो ये बजटीय खर्च है, इसका जो हम आंकड़ा देखेंगे तो ये किस तरीके से इसमें इसको सरकार जो है इसका मन बना चुकी है, और सरकार इसे किस तरीके से करने का एक तरीके से ओवरव्यू की तरफ इसको लेके जा रही है, अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ ये जो है बिल्कुल आगे बढ़ गई है साफ तौर पर। तो अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल इसको शुरुआत से अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे कि सारा जो सरकार की जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके की हैं, तो जो केंद्र सरकार का जो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट है या राजकोषीय घाटा है, तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है इसने एक तरीके से प्रीवियस जितने एस्टिमेट्स आकलन किए जा रहे थे, तो ये अभी जाकर के ये 9.5% पे है। तो इसको बुनियादी इसको बिल्कुल आप याद रखें, लेकिन इसमें जो कैच है हम उस पर बात करेंगे। तो इसको जिस तरीके से ये है कि जो एक फिस्कल रोड मैप है, जो ये जो एक तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो सिकुड़ता चला गया, कॉन्ट्रैक्शन में चली गई है। Q1 के रिजल्ट सबको पता है 20-23.9, और जिस तरीके से नेगेटिव में है उसका जो वीक एक तरीके से जो वीक रेवेन्यू का जो इनफ्लो था, और इसके बाद जो है कि एक मीडियम साइज के जो स्टिमुलस पैकेजेस जो अनाउंस किए गए और शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो ये किए गए थे पेंडेमिक के दौरान किए गए थे, उसका क्या व्यापक असर रहा। तो फाइनेंशियल ईयर जो 2022 का होगा, इसके अंदर जो केंद्र सरकार ने जो अपना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 6.8 है, लेकिन ये काफी हायर साइड पे है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि सरकार के पास क्या है कि आय जो है वो कम होगी, और जो उनके खर्चे जो होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसको वो ग्रेजुअली कैसे मैनेज करेंगे ये एक अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल जो ये है कि अगर हम इसको पेंडेमिक के इम्पैक्ट को देखें, अगर कोविड के इम्पैक्ट को देखें अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो उसने जो सबसे जो बिल्कुल एक तरीके से हाईलाइट दे दिया है, बिल्कुल एक साफ बात दी है, उसने वीक रेवेन्यू इनफ्लो के बाद इसने बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई है कि हमारा जो रेवेन्यू का जो इनफ्लो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट
इम्पैक्ट हुआ है काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। इसका जो कंबाइंड है, इसमें कहें कि जो सरकार की तरफ से हाई एक्सपेंडिचर है और जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से सरकार ने जो एक तरीके से फौजी राहत मुहैया कराई थी, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज भी दे रही है, उसमें शामिल हो जाता है। तो इसके बाद जो है वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, फिर वो चाहे गरीब लोग हों, चाहे वो वुमेन हो, SC STs हों, इन सबको जो ये कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट वाली योजनाएं जो चली हैं, इनका एक तरफ तो हमारी रेवेन्यू कम हो गई, दूसरी तरफ इनका खर्चा अलग से बढ़ गया, लोगों के रोजगार चले गए। तो इसका जो कलेक्टिव इम्पैक्ट पड़ा वो एक तरीके से 9.6 हो गया। लेकिन अगर ये जो है, अगर इसको सरकार जो है फंड करती गवर्नमेंट बोरोइंग से, मल्टीलेटरल बोरोइंग से, या स्मॉल सेविंग फंड से, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, तो ये आंकड़ा जो है कि थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता। और इसमें जो ये था कि जो ये गैप हुआ है आपका जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, ये आपका 18.48 ट्रिलियन रीच कर गया था रिवाइज एस्टिमेट में। जब इसको RE में आप देखेंगे तो ये 18.48 का ये रीच कर गया। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो ये गैप है, ये करीब करीब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 15 ट्रिलियन के आसपास, यानी 15 लाख करोड़ के आसपास ये रहने वाला है। तो इसके बाद जो बुनियादी बात निकल करके आती है कि इस सब के बाद जो है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो उसके अंदर जो बुनियादी चीज हमें समझ में आई है वो ये आई है इस सारे आंकड़ों को देखने के बाद, कि जो केंद्र सरकार ने एक तरीके से एक ईमानदारी बरती है उन्होंने अपने आंकड़ों के साथ, इन्होंने इसको एक तरीके से एडमिट किया है कि अर्थव्यवस्था वाकई बुरी हालत में है। तो जिस तरीके से मीडिया में हिल किया जा रहा है वो एक अलग, उस पर नहीं जा रहे हैं हम यहाँ यथार्थ पे बातें कर रहे हैं, आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। तो इनका जो लाइबिलिटी है ये करीब करीब आपका 3 लाख करोड़ जो है, ये जो अराइज की गई थी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, NSSF लोन से था, जो ये नेशनल सेविंग्स की जो बात की थी, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। तो ये बजट के अंदर तो फिजिकल डेफिशिएट फाइनेंशियल 21 के अंदर जो है वो 8% GDP का हो जाता, और जो कि 9.5% अभी शो हो रहा है। तो आप ये देखें कि अगर ये वाला जो इसमें केस है ये पूछा जा सकता है, और आपको पता भी होना चाहिए ये कि जो ये करीब करीब जो थी कि अगर इसने केंद्र सरकार ने अगर ये जो लाइबिलिटी थी अगर उसको ट्रांसफर नहीं किया होता 3 लाख करोड़ का, जो कि निकला है NSSF के जो लोन से, जो उन्होंने FCI को दिया था, उसमें अगर उन्होंने बजट में नहीं जोड़ दिया होता तो फिजिकल डेफिशिएट के लिए ये करीब करीब आपका 8% ऑफ द GDP होता। लेकिन क्योंकि सरकार एक ऐसी पोस्चरिंग करना चाहती है कि उन्होंने बहुत खर्चा किया है, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट की फिक्र बिल्कुल नहीं की है, अर्थशास्त्र के लिए वो कर्मठ रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए 9.5 का आंकड़ा। अदरवाइज अगर ये NSSF और FCI वाले लोन का अगर नहीं होता तो 8% GDP का साफ हो जाता। तो ये तो एक हमारी पहली की फाइंडिंग है। इसके बाद जो है कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने जो प्रोजेक्शन की है फिजिकल डेफिसिट की, जो 6.8% की फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, इसमें क्या है कि एक ही फ्लैट ग्रोथ हो गया बजट साइज के अंदर। अगर आप इसे इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से इसे तो थोड़ी चालाकी से कह लीजिए या थोड़े से इसमें क्लेवरनेस दिखाई है, तो उन्होंने ये एडमिट किया है कि 3% का जो है फिजिकल डेफिसिट है। तो इसको जो मैंडेट करने के लिए FRBM का जो रोड मैप है, जो कि काफी डिमांडिंग होने वाला है और वो अनसस्टेनेबल होने वाला है इस टारगेट में, कम से कम इंडियन इकोनॉमी के प्रेजेंट मौजूदा कंटेक्स्ट में। तो इसका जो गोल है ये काफी जब मिस हो चुका है, पहले भी मिस हो चुका है। तो इसको लेकर के जो है कि जो इन्होंने सारा लब्बो लबाब जो हिसाब लगाया है आंकड़ों के हिसाब से, वो 4.5% फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार मान रही है कहीं ना कहीं कि अगले 5 साल जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, अगर हम उसकी मेथोडोलॉजी पे चले जाएं, तो उन्होंने एडवाइस किया है एक तरीके से इस तरह की केंद्र सरकार को कि वो जो है कि रिलैक्स रहें, वो डेप्थ के बारे में थोड़ी सी इतनी फिक्र ना करें। लेकिन इसको हम सभी जानते हैं कि इसका कितना खतरनाक इसका रिपरकशन हो सकता है, और फिजिकल स्पेंडिंग की तरफ ही अपनी तवज्जो दें। ऐसा बिल्कुल साफ कहना इकोनॉमिक सर्वे का उन्होंने एक तरीके से मशवरा भी दिया है, सजेशन दी है। तो इसने एक तरीके से ये कहा है कि आप रीथिंक करें कि जो एस्टैब्लिश्ड फिजिकल कंसोलिडेशन की जो पॉलिसी है उस पर एक रीथिंक होना चाहिए, एक फ्रेश डिबेट होना चाहिए। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये बिल्कुल स्पष्टता से दिखाया था कि जो इंटरेस्ट जो आप देते हैं कर्जे पे यानी डेप्थ पे, जिसको भारतीय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वो काफी ज्यादा कम रहा है, और जिस पर जो है कि कंट्री की जो इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बिल्कुल रखनी चाहिए जब आप आंसर्स लिखेंगे या इसको समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे इस पे क्या सोचता है, बजट को उसका क्या मशवरा है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर। तो इकोनॉमिक सर्वे का बिल्कुल साफ कहना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन की तरफ जाएं, क्योंकि जो उस पर जो ब्याज दर है उनको कम लग रही है, लेकिन बहरहाल ये है कि हकीकत अभी ऐसी है। तो इसके बाद जो हम इसको सारी बुनियादी चीजों को हम लेकर के आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल सिचुएशन हमारी इस वक्त है ये काफी ज्यादा एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उसको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे अगर बात करें, सरकार बेसिक इसको ये दिखाने की कोशिश करेगी कि सारी चीजें कंट्रोल में है, सब कुछ है, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड बूस्ट अप हो जाएगी, इंडस्ट्री का सेगमेंट शेयर मार्केट लगातार उछल रहा है, हिस्टोरिक हाई पे चला जा रहा है, 50,000 क्रॉस कर गया। तो ये
सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन इसको ये देखें कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था हमारे हमारा उसके भी मैंने पूरा कवर किया है कि उसके 5 मुख्यतः कारण क्या क्या है स्टॉक मार्केट के। तो बहरहाल ये है कि जो हमारी सिचुएशन, जो रियल सिचुएशन है अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों वाली है, उसको संभलने में बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिवॉल्यूशनरी कदम उसमें लगेंगे। केन्जियंस की हम बात कर चुके हैं, केन्जियन इकोनॉमिक्स की हम बात कर चुके हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सेल्स लॉस की तरफ ज़्यादा जा रही है, वो सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड की तरफ ज़्यादा, क्या उसमें शिफ्ट आएगा? ये बजट फिलहाल उसको वैसा दिखाता है, लेकिन ये कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा ये अलग देखने की बात है, जब हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा, रिवाइज डेटा इसके बाद। तो इसके बाद एस्टिमेट्स को, इसको अगर हम सारी चीज़ों को अगर हम लबो-लबाब में ले लें, तो हमारे पास जो एक तरीके से ये देखा जाएगा कि हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो किस तरीके का, उससे कैसे बढ़ेगा, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, जो कि हमारा सोचा था कि हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये 71% है फाइनेंशियल डेफिसिट का, जो है फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए, और ये बढ़ गया आपका 79% जो हो गया ये फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, और ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 76% हो जाएगा। यानी कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगा लीजिए आपका एक क्वार्टर कम दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए जो ये था आपका 71% था, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 79% मौजूदा, और इसके बाद जो अगले के लिए एक तरीके से जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 76%। यानी इसमें रेवेन्यू में आपके पास एक ज्यादा लेवरेज नहीं है, तो सरकार को इसलिए बोरिंग पे जाना पड़ रहा है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि सरकार बोरिंग पे क्यों जा रही है, तो उसका बिल्कुल बुनियादी है, आप इसको आंकड़ों से समझा सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए 71% था फिजिकल डेफिसिट का, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 79% हो गया है, और लेकिन ये थोड़ा सा 3% का इसमें कमी आ जाएगी, तो 76% ही रहेगा। यानी कि आप देखेंगे कितना बड़ा गैप है ये रेवेन्यू को लेकर के, तो इसमें हमारे पास सरकार के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए सरकार जो है वो बोरोइंग की तरफ उनको विवशता से जाना पड़ रहा है। तो अगर हम इन सारी बातों को अगर हम एक तरीके से लबो-लबाब देखें, तो वो यही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का, जो निर्मला सीतारमण का जो फिस्कल रोड मैप है फाइनेंशियल ईयर 26, इसलिए वो बार बार फाइनेंशियल ईयर 26 का जिक्र कर रही हैं। तो इसके बाद जो बुनियादी चीज निकल करके आती है वो ये आती है कि जो निर्मला सीतारमण ने जो कहा है फाइनेंशियल ईयर 26 का जो विजन दिया वहां पर जाकर के किस तरीके से, तो बहरहाल सरकार के पास नेक्स्ट जो है वो विनिवेश करेंगे, बेचेंगे संपत्तियां, यानी कि रेवेन्यू उठाने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन रेवेन्यू का जो है जिस तरीके से आपका एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो 76% रहने वाला है, तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो 24% जो मिसिंग गैप है उसको लेकर दिक्कतें होंगी, तो वो जो है कमी जो है आपकी बोरोइंग से पूरी करने की दिशा में सरकार बिल्कुल साफ तौर पर बढ़ेगी अगले कुछ सालों के अंदर। तो अगर हम इसको देखें, फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें क्या कहा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो होगा उसको भी बजट के साथ टेबल किया गया है। तो उन्होंने इसमें ये देखा है कि जो मुख्यतः जो उसमें बात आई है कि ये जो कंपल्शन है रेवेन्यू अकाउंट का केंद्र सरकार के द्वारा, किस तरीके से वो उसको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, किस तरीके से सब नेशनल गवर्नमेंट्स को देखेंगे, किस तरीके से एक तरीके से जो फिजिकल डेफिसिट का जो एक नया पाथ है फाइनेंशियल 26 के लिए 4% करने की तरफ, ऐसा फाइनेंस कमीशन का साफ तौर पर मानना रहा है। तो अगर अब हम इन सारी बातों को अगर हम एक तरीके से और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, इसको समझने का प्रयास करें, इसमें देखें कि इसमें कहाँ कहाँ बुनियादी चीजें इसमें आ रही हैं, तो जो फिजिकल, तो जो एक तरीके का जो फिजिकल एक्सपेंशन है केंद्र सरकार जो करीब करीब ये 12 लाख करोड़ यानी 12 ट्रिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 12 के 22 के अंदर ये बोरो करने की दिशा में जाएगी। और जो करंट ईयर में जो 2 महीने बचे हैं अभी, इसमें जो केंद्र सरकार है वो 80,000 करोड़ इसमें उसको जाहिर सी बात है कर्जे की तरफ चली जाएगी। और इसके बाद जो रिवाइज्ड बोरोइंग होगी वो करीब करीब आपकी 12 ट्रिलियन यानी 12 लाख करोड़ की रिवाइज्ड बोरोइंग की तरफ सरकार को मजबूरन इसमें जाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार के पास जो है कुल मिलाकर के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। केंद्र सरकार के पास चुनौतियां बहुत सारी हैं। तो इसमें अगर आप ये देखें कि किस तरीके से 2 साल के अंदर एक तरीके से फिजिकल डेफिसिट है उसका जो रिफ्लेक्ट करेगा इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर, जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो राइज कर जाएगा 6.12 लाख करोड़ से, यानी 6.16 ट्रिलियन के करीब, यानी 6,12,000 करोड़ से 12,000 करोड़ से। तो ये आपका 8.1 लाख करोड़ हो जाएगा, यानी 8,10,000 करोड़ के करीब ये फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट्स चली जाएंगे। तो क्या सब्सटेंशियल, अगर आप बजट को ओवरऑल देखें, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स आपकी 8.1 लाख करोड़ के पास चली जाती हैं, तो स्थिति अपने आप में कितनी ज्यादा ग्रेव है, कितनी ज्यादा ये बता रही है कि हमारी चुनौतियां कितनी ज्यादा मैसिव हैं। लेकिन क्या सरकार उस दिशा में उसको उतनी कर्मठता से, उतनी सीरियसली, या सिर्फ एक पोस्चरिंग कर रही है, इस पे ये सवाल जाहिर सी बात है कि उठेगा ही उठेगा। इसके बाद अगर हम टैक्स रेवेन्यू की अगर हम प्रोजेक्शंस देखें, कि अब टैक्स पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर हम टैक्स रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस देखें किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर, हम अगली चार्ट पे चलते हैं, चार्ट्स आ जाएंगे, मैं आपको एक एक चार्ट्स में एक एक डेटा के हिसाब से
करेंगे। तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो ये वाला इसमें जो हम देखेंगे ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो पूरा आपको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, लेकिन हम अभी जो हम टैक्स मैट्रिक्स की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम टैक्स मैट्रिक्स की हम अगर बात करें तो उसमें जो है कि जो टैक्स के जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, ये एक तरीके से इसको कहते हैं कि काफी ज्यादा उम्मीदों भरे हैं, लेकिन ये कितना कारगर हो पाएगा समय बताएगा। तो जो इसमें जो ग्रोथ है आपकी ग्रॉस टैक्स रिसेप्ट्स में, ये करीब करीब 16.7% की तरफ ये इशारा कर रही है अपॉन नॉमिनल जीडीपी में। तो ये ग्रोथ जो है आपकी ये 11.4% जो डिमांड हैगा, इसके बाद बॉयंसी होगी इसमें 1.2 की जो इसमें देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से इसमें अगर नेगेटिव बॉयंसी होती है रेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 20 से जो 21 के बीच में देखी गई थी, तो इसके बाद जो होगा स्टीप राइज जो जीएसटी कलेक्शन में देखा गया है फिलहाल में, तो उसका जो डेटा एनालिटिक्स हम देखेंगे उसमें किस तरीके से कंप्लायंस होगा, टैक्स कंप्लायंस पे भी इस पे बात होगी, किस तरीके से रॉबस्ट एक्साइज मॉपअप की बात की, किस तरह से एक्साइज को जुटाया जाए, किस तरीके से कॉर्पोरेट जो है उनसे थोड़ा सा मुनाफा लेने की कोशिश की जाए, लेकिन टैक्स कलेक्शंस जो है एक तरीके से 23% जो है वो अगर ईयर ऑन ईयर आप देखें तो ग्रो किए गए हैं, लेकिन ये एम्बिशियस टारगेट्स हैं। तो ये जो है आपके विद इन रीच में ऐसा सरकार का मानना है, तो इसमें कमी थोड़ी सी दिख सकती है अगर आप इसको रियलिस्टिकली इकोनॉमिक्स के हवाले से अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जो बुनियादी चीज उठ करके आती है वो ये आती है कि किस तरीके से जो सरकार है अब इसके पास फिस्कल कंसोलिडेशन के अलावा इस पे रास्ता बचता क्या है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर ले, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर की जो कंबाइंड टारगेट्स होंगे फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, अगर हम उसे एज्यूम करें नॉमिनल जीडीपी का, तो ये करीब करीब 222 ट्रिलियन होंगे, यानी कि 222 लाख करोड़ के करीब की इकोनॉमी ये हमारी बताएगी। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की कंबाइंड टारगेट्स को ले लें फाइनेंशियल ईयर 22 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि आपका 14.4% जो होगा ये ज्यादा दिखेगा जो रिवाइज्ड जो आपका आरई जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के नॉमिनल जीडीपी से दिखेगा। तो ये करीब करीब आपका 14.4% पे, हम इसको आंकड़ों में देख लेते हैं, हम इसमें चार्ट्स शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद जो फिस्कल डेफिसिट है ये किस तरीके से आपका एक तरीके से जो है ये एक तरीके से लार्ज गवर्नमेंट बोरिंग की तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। और इसके बाद जो एक तरीके से जो ये परमिट करेगा जो स्टेट सरकार जो राज्य सरकार होंगे उनकी हालत पे इस पर क्या असर होने वाला है, उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा, उनकी लिक्विडिटी पे, उनके जो फाइनेंशियल है उनके लिए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए प्रॉब्लम है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी की शेयरिंग को लेकर अलग डिबेट्स होती रही हैं। तो ये जो प्रिवेल करेगा ये अगले कुछ सालों तक रहने की इसकी पूरी पूरी संभावना है, इसमें सरकार का भी ये मानना है स्पष्टता से, लेकिन सरकार बस उसे खुल के नहीं कहना चाह रही है। तो जो गवर्नमेंट जो एम कर रही है वो करीब करीब आपका जिस तरीके से देखा वो मतलब रेवेन्यू जुटाने के लिए, इसलिए वो बोरिंग की तरफ विवशता में जा रही है और हर साल आपकी बोरिंग शायद बढ़ जाए। तो इसको अगर हम देखें कि ये जो आइडिया है ये किस तरीके से ग्रोथ को एक तरीके से कैटलिस्ट का काम यहाँ पर क्या चीज करेगी, तो उसके बाद फिस्कल प्रूडेंस पे अगर हम जाएंगे तो ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, अगर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, केन्जियन इकोनॉमिक्स में जाना ही पड़ेगा। अभी तक सरकार ने उस गति से नहीं गई है, उन्होंने मन भले ही दिखाया, इच्छा शक्ति भले ही दिखाई है, लेकिन ये उस तरीके से जाने में एक हेजिटेशन हमेशा से बनी रही है। लेकिन सॉल्यूशन केन्जियंस ही होने हैं, केन्जियन इकोनॉमिक्स पे ही आपको जाना पड़ेगा। तो किस तरीके से बजटरी डेफिसिट को टैकल किया जाएगा यहाँ पर ये चुनौती है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो बुनियादी बात जो निकल करके आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि सरकार इसमें अब करेगी क्या। तो इसको जिस तरीके से अब ये देखा जाए कि एक्साइज कलेक्शन की जैसे हमने बात की थी, तो सेंटर का जो ओवरऑल जो है कि किस तरीके से इसका जो गिरेगा, तो सेंटर का जो सेंट्रल टैक्स का और जीडीपी का जो रेशो है ये डिप कर गया था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर आपका 9.9%, और ये 11% उससे पहले वाले साल में था। तो इसको अगर हम प्रोजेक्ट करें तो ये रफली सेम लेवल पे रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो है कि एक तरीके से जो इसका जो एक्साइज का जो कलेक्शन है वो आपके पास करीब करीब 94,000 करोड़ का हो जाएगा, यानी कि ये करीब करीब आपका 26% हो जाएगा बीई का, यानी बजट एस्टिमेट्स का 26% जो है 94,000 करोड़ जो है इसमें थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है। एक्साइज कलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऐसा अनुमान है बीई के हिसाब से, सरकार का ऐसा मानना रहा है। तो इसके बाद जो है कि बजट का जो है कि साइज जो है ग्रो करेगा, शार्प 28% बढ़ेगा फाइनेंशियल ईयर 21 से। तो वो किस तरीके से पैंडेमिक से ने जो हिट किया है इकोनॉमी को, जो कोविड ने हिट किया है उसके जो वर्नेबिलिटीज हैं, खास करके बहुत बड़े तबके को जो उसने इफेक्ट किया है, रूरल डिमांड एक तरह से कोलैप्स करेगा। ये फ्लैट ग्रोथ प्रोजेक्ट हुई है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम देखें कि बजटरी जो आपका कैपिटल या कैपेक्स जो है आपका बजटरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, देखिए 26% ये बढ़ जाएगा आपका, ये 5.54 लाख करोड़ की उम्मीद इसमें जताई जा रही है। और जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है
ये जो होगा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। इसके जो अलोकेशंस हैं, जैसे कि इसमें जो पॉपुलर स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा है, इसको रेगुलेट करेंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर आपका 73,000 करोड़ के करीब है। तो इसमें जो, लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर आपका 21 के अंदर ये जो था 1,10,000 करोड़ था। तो इसमें देखिए कितना ज्यादा मैसिवली इसमें कट लगा है, 27,000 का सीधे सीधे कट लग गया है इसमें। तो इसको अगर आप ये देखें कि जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्टेट सरकार जो है कि इसको भी थोड़ा सा, इसमें जो टैक्स रेवेन्यू में जो डिप आएगा उसका भी इनको भी थोड़ा सहना पड़ेगा वो। और इसका मतलब ये है कि सेंटर के पास जो ऑप्शन है यहाँ पर फाइनेंशियल जो एक तरीके की मसल है या लेवरेज है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो सेकेंड ईयर इन अ रो अगर टैक्स जो है आपके पास एक तरीके से टैक्स का जो डिवोल्यूशन होता है स्टेट्स के साथ वो डिक्लाइन कर जाएगा 15%। ये कर गया था फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 21 जो मौजूदा है इसके अंदर 15.5%। तो आने वाले वक्त में देखेंगे इस कितना जाएगा, लेकिन सरकार इस पे ये है कि इस पे कुछ ज्यादा इस पे आघात होने वाला है। तो इस पे जो अग्रेसिव एक तरीके से सेस रूट सेंटर ने ले लिया है, तो जिस तरीके से इसका एग्जाम्पल जो है, जिस तरीके से उन्होंने फ्यूल्स पे टैक्स लगा दिया पेट्रोल डीजल पे, तो सेस लगाने के बाद सीधा सीधा पैसा केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। यानी सरकार कहीं ना कहीं इसे जानती है, कहीं ना कहीं इसे महसूस करती है कि आने वाला वक्त जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए भी तकलीफ दे होगा। इसके साथ साथ जो इसमें हम फिर वापस हम बिल्कुल बुनियादी चीज पे आते हैं कि जो हमारा 8% हो सकता था वो 9.5% क्यों दिख रहा है। तो जो शिफ्टिंग लाइबिलिटीज है एक तरीके की जो एनएसएसएफ लोन्स की तरफ से है, तो एफसीआई के बजट को लेके कि किस तरीके से बजट के साथ जो है कि गवर्नमेंट जो है कि ग्रेन जो ऑपरेशन है किस तरीके से अनहर करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो ग्रेन्स की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो एक्चुअल फूड सब्सिडी आउटगो है तो इसमें एफसीआई जो बचाएगा वो एक तरीके से जो इंटरेस्ट पे करेगा बोरिंग्स बैंक्स को और एनएसएसएफ को। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये थोड़ा सा हेल्प करने की उम्मीद है यहाँ पर। तो सेंटर ने एक तरीके से जो बजट से बोरो किया है आपका ये 7.8 लाख करोड़ करीब 2020-21 के अंदर, और लेकिन इसको मजबूरन इसको जाना पड़ा। कम से कम ये 54% चली गई थी मई तक ये लास्ट ईयर में, तो ये 12 लाख करोड़ की था। उसमें भी हमने पूरी डिटेल फीचर कवर की थी, मैंने पूरा आकलन मुझे याद है बिल्कुल साफ कि उस वक्त भी हमने इसको डिटेल में बता दिया कि सरकार के जो फाइनेंशियल मसले है वो टाइट है और आने वाला वक्त और ज्यादा डिमांडिंग हो जाएगा। तो सेंटर ने एक तरीके से अनाउंस किया है कि 80,000 करोड़ ये उठा लीजिए फरवरी मार्च में। इसके बाद जो है कि फुल ईयर मार्केट बोरोइंग जो रिकॉर्ड जो हो जाएगा 12.8 लाख करोड़, 12,000 प्लस 80,000 ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि 6.8% आ जाएगा। तो जो 6.8 का जो आंकड़ा दिखा रही है सरकार फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए वो किन बुनियादी वजहों पर दिखा रही है। तो इसके बाद जो सेंटर का जो फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट है अगले साल के लिए जो फोरकास्ट है 5-5.5% रहने ही वाला है। तो ये किस तरीके से आगे होगा ये बहुत दिलचस्प होगा देखने के लिए। इसलिए चलिए हम इसको एक्सपेंडिचर की बात कर लेंगे। देखिए आपने 34,083 इस पे हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो फिजिकल डेफिसिट है एक्चुअली जो ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल्स में बताई हैं, और इसको ये देखा जाए तो इसका हम यहाँ पर हम ट्रेंड देख लेते हैं कि किस तरीके से 2014-15 के अंदर 4.1 था, फिर ये थोड़ा कम हुआ 3.9 हुआ। इसके बाद ये जो मौजूदा है 9.5 चला गया, और ये 6.8 पे कैसे आएगा इसको हमने जस्ट अभी देखा है। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट चीज है कि फिजिकल रोडमैप जो उसका बजटरी एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स में इसकी अगर आप ट्रेंड देखें तो आपको साफ पता लग जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, सरकार के पास इतने ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए 3.5 आपका फरवरी में था, अगर आप 20-21 का फिगर देखें ये फरवरी के अंदर था, और इसके बाद ये सीधे ये ट्रिपल चला गया है। और इसके बाद ये जो इसकी उम्मीद है कि एक जो इसमें डेटा मिसिंग है वो बजटरी एस्टिमेट्स का है, और एक्चुअल जो डेटा है वो पर्पल कलर में है आपका। इसके बाद अगर हम देखें कि हमने बजट एस्टिमेट्स में 3.5 मान के चल रही थी सरकार, लेकिन ये जूम कर गया, और 3.3 उससे पिछले 2019-20 में मान रहे थे, लेकिन 4.6 उस वक्त भी चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल एक्सपेंशन जो है सरकार का वो किस तरीके से रूल किया गया है। 16, फिर ये फाइनेंशियल ईयर 15 के अंदर, फिर ये 12, फिर अब ये देखिए 34.8 पे चला गया है, और 34.5 पे ये पिछले साल ये फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए था। तो इसमें देखा जाए कि इसमें कोई मामूली फर्क है, लेकिन ये जो है कि 26 से 34 पे जंप किया है, ये इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके बाद इससे पहले 23 लाख करोड़ के करीब बात इसमें हो रही थी। तो इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरीके से इसमें जो अगली बात है इसमें राइज इन रेवेन्यूज का अगर हम देखें फाइनेंशियल 18 में आपका 14 लाख करोड़ के करीब था, इसमें फिर ये 15 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर जो आपका रिवाइज एस्टिमेट्स है ये 15,55,153 करोड़ का हुआ है। और इसका जो बजटरी एस्टिमेट्स है फाइनेंशियल 22 के लिए ये आपका 17,88,424 करोड़ की इसमें बात की जा रही है। तो ये राइज इन रेवेन्यूज होने की उम्मीद है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो किस अमाउंट में बढ़ गया, इसलिए फिजिकल डेफिसिट आपका खिंच जाएगा, इसलिए वो बिल्कुल और ज्यादा मतलब जिसको कहते हैं ना बल्ज कर गया वो। इसको अगर हम आगे देखें
किस तरीके से, लेकिन एक्सपेंडिचर में जिस तरीके से देखें 13 मतलब इन दोनों फिगर्स में हिसाब से ये आपको लग रहा है कि 34.5 से 34.8 लाख करोड़, ये 34 लाख 8 तक हो रहा है। इसके पहले जो था ये 27 से 34 तक गया, यहाँ पर खर्चा बढ़ा है। उससे पहले आप देखें 23 से 27 पे चला गया, फिर उसके बाद 21 से गया, यानी कि जो है कि, लेकिन अभी ये 34.5 से 34.8, ये बिल्कुल साफ बताता है। और इसको मैं आपको बताता चलूं, मैंने उसमें पहले कवर भी किया था कि निर्मला सीतारमण ने 2 महीने पहले बजट से कह दिया था कि जितना अलोकेशन हुआ है लगभग लगभग उतना ही रहने वाला है, तो ज्यादा उम्मीदें ना करें कोई। तो ये वाली जो फिगर है ये वो बिल्कुल प्रूव करते हैं कि जो उस वक्त उन्होंने कहा था वो इसी तरफ इशारा कर रही थी वो। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो है कि इंटरेस्ट पेमेंट भी राइज कर जाएंगे, इस पे मैंने अभी आपसे बात की है कि बजटरी जो एस्टिमेट्स है वो 8% चले जाएंगे, मैंने आपको भी आंकड़ों से बताया था। और इसके बाद जो 6.9 की बात की जा रही थी, तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थव्यवस्था के अंदर वो भयावह होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से शार्प फॉल की ये बात कर रहे हैं, तो 15 पॉइंट है। इसके बाद फॉल इन फिस्कल डेफिसिट, आंकड़ों के हिसाब से कि कितने लाख करोड़ का जो इसमें हुआ था। इसके बाद जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि टैक्स डेवोल्यूशन स्टेट्स का और सेंटर का जो इसमें ईयर ऑन ईयर इसमें देखा जाएगा। तो जो आपको रेड करके देख रहे हैं कि सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू है और टैक्स डेवोल्यूशन टू स्टेट्स में किस तरीके से आएगा। और सेंटर ने जिस तरीके से ऑप्शंस दिए थे कि जो राज्य सरकारें हैं वो किस तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, आरबीआई से कर्जा उठा लें, मतलब बेसिकली बोरोइंग की तरफ सेंटर ने भी इशारा करना शुरू कर दिया था। तो उसकी वजह हमें अब समझ में आ रही है। तो अगर हम इसे देखें कि ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं और इनका मतलब क्या है, तो वो ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट जो है एक तरीके की, जो प्रेजेंट हमारा जो लेजिस्लेशन है उसमें हमारी एक तरीके से लिमिटेशन हो जाती है। हमारा जो एक तरीके से कहना ये हो जाता है कि जब तक हम उसमें चेंजेस नहीं लाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लम। एक तरीके से देखा जाए तो एफआरबीएम का जो एक्ट है जो फाइनेंस बिल के अंदर है उसको अमेंड करने के लिए, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कह भी चुकी हैं, तो एफआरबीएम एक्ट जो है कि वो मैंडेट करता है कि 3% करीब जीडीपी का हो, इसको अचीव कर लेना चाहिए 31 मार्च तक फाइनेंशियल 21 के अंदर। लेकिन अब ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये आंकड़ा तो इम्पॉसिबल से भी इम्पॉसिबल है। तो इसको हम कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का जो अनफोर्सिन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेज हैं इसमें जो डिवोल्यूशन होगा उसके अंदर जो वेरियस क्लॉजेस के अंदर होगा, 2016-17 में भी इसमें चेंजेस किए गए थे थोड़े से। तो इसके बाद ये अचीव करने के लिए इसके अंदर जो एक तरीके से जो सरकार है, और इसको मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि जो एनके सिंह की जो कमेटी है फिस्कल कंसोलिडेशन पे, तो सेकंड टाइम जो है सरकार ने इसको जो चेंज करने की जो है, और सिफारिशें कहाँ से आई हैं, एनके सिंह कमेटी जो फिस्कल कंसोलिडेशन पे बनाई गई है, उन्होंने ये कहा था कि जो इसका जो टारगेट था इसको लेकर के आया जाए 3.1% जीडीपी के ये 2022-23 के अंदर तक। और इसके बाद जो ये उनकी रिकमेंडेशंस हैं जिसको कि सरकार बिल्कुल मान लेगी। और इसके बाद जो है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर जो बजट ने कहा था कि एस्केप क्लॉज को जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, कि वाइडन कर लिया जाए, कि सेंटर का जो फिस्कल डेफिसिट है 0.5 परसेंटेज पॉइंट जो होगा बियॉन्ड जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप जो होगा 2019-20 के बाद। तो उनमें उनके अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीलियां करने के लिए सरकार बिल्कुल बना चुकी है। और निर्मला सीतारमण की अगर आप बात बिल्कुल ध्यान से सुने तो इसके लिए वो प्रपोज करने वाली कि इसमें अमेंडमेंट किए जाएं, तो बहरहाल इस सिफारिश को तो बिल्कुल माना जाएगा। इसके बाद जो है कि जितनी भी इन्होंने फिस्कल डेफिसिट के लिए जो तमाम बातें की थी, जिस तरीके से वाइडन हो गया था, ये 145.5% के करीब फुल ईयर का बजट एस्टिमेशन है दिसंबर 2020 तक, अगर ऑफिशियल फिगर्स की अगर हम बात करें। तो एफआरबीएम एक्ट के तहत हम इसको अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो एफआरबीएम के एक्ट के तहत जो है कि इसके अंदर जो बुनियादी बातें हुई हैं, वो एनके सिंह का जो एक तरीके से पैनल है वो रिव्यू करेगा फिस्कल कंसोलिडेशन को। उन्होंने रिव्यू किया है और उन्होंने कहा था कि इसको जो है 3% कर दिया जाए 2017-18 तक। और लेकिन ये जो है कि ये इसको 2 साल तक अनचेंज रखा जाए, इस लेवल पे रखा जाए, और इसको बॉट डाउन किया जाए 2.5% को 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर 23 तक। तो ये प्रीवियस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो थी, लेकिन इसमें जो बुनियादी चेंज हुआ है उसको जो थोड़ा अमेंड कर दिया गया है। तो इन सारी तमाम मौजूदा स्थितियों के बावजूद जो हमारे को जिस तरीके से मार्केट सेल कर ले, तो आप उस पर ना जाए, आप बुनियादी चीजें देखेंगे कितनी भयावह चुनौतियां हैं हमारी। रोजगार के ऊपर एक फ्रंट है, डिमांड के ऊपर फ्रंट है, फिर जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स के जो डायनामिक्स होंगे उसमें करेंसी रेट्स को लेके, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से पैराडाइम खुल गया है। तो अगर सरकार इसमें बहुत कॉशियसली नहीं आगे बढ़ती है, दूरदर्शिता के साथ नहीं बढ़ती है, तो इसके जो समस्या होगी वो सबको देखनी पड़ेगी। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम डिटेल में बात करेंगे इसको, हम एक पूरा मॉडल के हिसाब से इसी डेटा को हम और ज्यादा मॉडल के हिसाब से इसको समझ के उसमें एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।